नमस्कार विज्ञान के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कोर्स साइट पे। मेरा नाम है देवांश और आज हम चर्चा करेंगे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारे चीफ गेस्ट से मिलिए। चीफ गेस्ट का नाम है राजू। ये है हमारे राजू भैया। राजू भैया भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लोग इन्हें ब्राउन मुंडा भी बुलाते हैं। तो राजू भैया बॉल के साथ खेल रहे थे। तो राजू भैया क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो राजू भैया को एग्जैक्टली पता है कि बॉल के नीचे आने का क्या कारण होता है। बॉल को जब भी वो ऊपर उचकाते हैं तो बॉल नीचे आती है, उसका क्या कारण है? राजू भैया बताते हैं कि ग्रेविटी उसका कारण होता है ना। बॉल को वो एक वी वेलोसिटी से फेंकते हैं, बॉल की वेलोसिटी कम होती जाती है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे बुला रही होती है। एट एट द लास्ट पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 हो जाती है और वो बॉल वापस से नीचे आ जाती है ना। तो v इक्वल्स टू 0 हो गई, बॉल नीचे आ गई, सब सही चल रहा था। पर राजू भैया को एक दिन क्या हुआ, क्यूरियोसिटी का कीड़ा काटा। राजू भैया ने बोला कि अगर मैं इस बॉल को इतनी वेलोसिटी दे दूं कि बॉल अर्थ की ग्रेविटी को पार करके निकल जाए, अर्थ की ग्रेविटी लगे ही ना, है ना। तो राजू भैया ने ऐसा बोला कि ये जो v इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है ना, ये उस पॉइंट पे लगे अर्थ, मतलब उस पॉइंट पे हो v इक्वल्स टू 0 जब अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए। तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, मेरे को ऐसी एक मिनिमम वेलोसिटी पता चल जाएगी जिससे मैं अर्थ के बाहर ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूँ। सवाल ये जो सोचा भैया ने, बहुत सही सोचा है ना। तो भैया ने क्या किया, भैया ने सोचते सोचते सोचा कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जब ग्रेविटी लगना बंद हो जाती है। तो भैया ने न्यूटन का फॉर्मूला लिखा, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो भैया को पता है कि मास तो 0 हो नहीं सकता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी 0 नहीं हो सकता, तो हमें इसको इनफाइनाइट करना पड़ेगा। अगर ये r इनफाइनाइट हो जाए तो ये v इक्वल्स टू 0 r इक्वल्स टू इनफाइनाइट वाले पॉइंट पे हम करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पर वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? तो भैया ने सोचा कि और कौन कौन सी फोर्स लग रही है अर्थ के अलावा। तो भैया के दिमाग में आया क्या, फ्रिक्शन का जिक्र करते ही उनने मना कर दिया, यार फ्रिक्शन तो नहीं है ना। दूसरा आया उनको रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। एयर के पार्टिकल का एक रेजिस्टेंस होता है ना। पर उनने बोला कि यार ये भी बहुत छोटा है, इसको भी हटा देते हैं। तो भैया किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अर्थ, मतलब इस सिस्टम पे अर्थ के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगा रही है। और अर्थ कौन सी फोर्स लगा रही है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स जब अर्थ लगा रही है तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी कंजर्व रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। ये हम कब लगाते हैं? ये हम तब लगाते हैं जब कोई और फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही होती है, सिर्फ कंजर्वेशनल फोर्सेस एक्ट कर रही होती है सिस्टम पे। अब कंजर्वेशनल फोर्सेस क्या क्या होती है? तो कंजर्वेशनल फोर्स जैसे कि ग्रेविटी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसी फोर्सेस कंजर्वेशनल फोर्सेस होती है जो अगर सिस्टम में एक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। पर अब भैया लगाएंगे कैसे? तो लगाने के लिए भैया गए ब्रॉडर पिक्चर देखने इस पूरे सिनेरियो की। तो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि एक मास m की एक ऑब्जेक्ट है छोटे से, और ये है अर्थ, ये r रेडियस की है, ठीक है। अब भैया को लगाना था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के लिए क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 is equals to kinetic energy plus potential energy at point 2। kinetic energy plus potential energy at point 1 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में अर्थ के अलावा कोई और प्लेनेट है क्या? रियल केस में प्लेनेट होंगे, पर राजू भैया को ये सारे प्लेनेट को अकाउंट नहीं करना था। तो राजू भैया ने बोल दिया नहीं है, और जो राजू भैया ने बोला वही होगा। तो कोई भी प्लेनेट नहीं है अर्थ के अलावा। अर्थ कौन सी एनर्जी लगा देगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
जिसकी वैल्यू होती है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अपॉन आर। आर क्या होता है? डिस्टेंस होता है इस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से। पर ये ऑब्जेक्ट का डायमीटर बहुत छोटा है, मतलब आप ये समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा कुछ मीटर का हो सकता है इसका डायमीटर, और अर्थ जो है वो हजारों किलोमीटर के डायमीटर की है। तो भैया ये छोटा सा डायमीटर, छोटा सा रेडियस क्या कर लेगा, तो इसको हटा देते हैं। अब मान लेते हैं कि जो कैपिटल आर है यही डिस्टेंस है, तो इसको ये मान लिया गया। तो माइनस का जी एम एम अपॉन आर, ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv² हो जाएगी। अब r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट दूरी पर अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यही तो मान के हमने इतना सब किया है। तो r इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जी ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी थी। तो हमने क्या किया, हमने ये माना था कि r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे v इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, जिससे हमें मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, तो जीरो हो गया। तो आप ये जो एस्केप वेलोसिटी को निकालने का जो तरीका है ना, इसको आप ये मान सकते हैं कि ये जो पूरा है ना, ये टोटल एनर्जी को जीरो कर दिया है। मतलब क्या कि आप पूरे सिस्टम की एक एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और उसको जीरो कर दो, तो आपको एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ हमने अर्थ माना है, इसीलिए ये माइनस का जीएमएम अपॉन आर में ही खत्म हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी। पर यहाँ पे अगर कोई एक और प्लेनेट होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हमें लिखनी पड़ती, है ना। तो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो एम से एम कट जाएगा, और v हमारे पास क्या आएगा, √2g कैपिटल एम अपॉन आर। अब हम इसको स्मॉल जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो mg के बराबर होती है, जिसको हम किसके बराबर रखते हैं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के। तो हमें क्या मिल जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल जी होती है, जो कि होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम एक आर को इधर से इधर ले जाए, तो स्मॉल जी इंटू आर की क्या वैल्यू हो गई, स्मॉल जी इंटू आर की वैल्यू हो गई जी कैपिटल एम अपॉन आर। जी कैपिटल एम अपॉन आर लिखा हुआ है, इसका मतलब √2g_r। ये हो गया आपका एनर्जी कंजर्वेशन, जिससे हमें मिल गई मिनिमम एस्केप वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो अर्थ को पार कर जाएगी। अब अगर आप इसमें g की वैल्यू 9.8 और r की वैल्यू जो भी रेडियस होता है अर्थ का वो डाल देंगे, तो आपको वेलोसिटी इसकी मिलेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास, है ना। इतनी वेलोसिटी से अगर आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो अर्थ पे कभी नहीं आएगी, है ना। और इसमें भी हमने ये एजम्पशन लिया है कि सिर्फ अर्थ ही है पूरे ब्रह्मांड में। अगर हम मार्स या सैटर्न या यूरेनस और जितने भी प्लेनेट है इन सब का एजम्पशन ले लेंगे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए इतनी बात तो हमने कर ली, है ना। इतनी बात तो राजू भैया ने निकाल ली, राजू भैया को समझ में आ गया √2g_r से हम फेंक सकते हैं, पर हम फेंक नहीं पाएंगे ये बात अलग है, पर राजू भैया ने निकाल जरूर लिया, है ना। और राजू भैया को एक और दिमाग में आया कि मैं यार ऑब्जेक्ट को बाहर तो फेंक नहीं सकता, क्या मैं ऑब्जेक्ट को धरती का चक्कर लगवा सकता हूँ, कि धरती एक जैसे जैसे चांद धरती का चक्कर लगाता रहता है जिंदगी भर, ऐसे ही एक कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऐसी वेलोसिटी दे दूं जिससे वो सिर्फ धरती का चक्कर लगाती रहे, है ना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो भैया ने इस पे दिमाग लगाया, है ना। तो दिमाग लगाते लगाते उन्हें पता चला कि हमें एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एक v, है ना। v टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी अर्थ पे कोई भी डिस्टेंस दूर जाके, वो इतनी होनी चाहिए कि जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको ओवरकम कर पाए, है ना। अब ये आपको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, है ना, हमें आगे पता चलेगा कि ये एक्चुअली हो कैसा रहा है। जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि v वेलोसिटी से फेंक देने से बस कैसे अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम कर पा रहा है ना। और अगर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपको अभी से ही फील आना चालू हो गई होगी। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मेरे को याद आया कि चलो अपन एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, किस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स पे। सेंट्रीफ्यूगल वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल,
लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कब सेंट्रीपिटल लगाना होता है, कब सेंट्रीफ्यूगल लगाना होता है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हम तब लगाते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे आप मान लो आप पार्क में खड़े हो, आप एक बच्चे को झूला झूलते हुए देख रहे हो। आप झूला झूल रहे हो? नहीं, आप दूर से बस उस बच्चे को झूला झूलते हुए देख रहे हो। थर्ड फ्रेम का मतलब बस इतना सा है कि आप उस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। वो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो बच्चा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, मैरी गो राउंड पे जो गोल गोल झूला झूल रहा है, उसको आप झूलते हुए देख रहे हो बस, है ना, आप झूल नहीं रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको देख रहे हो, वो थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और जो बच्चे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, है ना, उसमें आप झूला झूल रहे होगे, बच्चा बन के उस झूले को झूल रहे हो, ठीक है। तो जब अगर आप बाहर से देख रहे हो बच्चे को झूला झूलते हुए, तब सेंट्रीपिटल लगता है, तब सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और जब बच्चा झूला झूल रहा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल होती है। क्यों भैया, क्यों, कैसे? तो भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, और ये वाली जो फोर्स है ना, ये बस आपको फील होती है। क्या क्या बोल रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं समझाता हूँ। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को, एक पत्थर को रस्सी से ऐसे बांध दिया और उसको ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे एक वेलोसिटी देके ऐसे घुमाना चालू कर दिया, है ना, आपने उसको घुमाना चालू कर दिया, तो आप अगर ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो, आप पत्थर नहीं हो जो घूम रहा है, आप क्या हो? आप ऐसे देख रहे हो बाहर से एक बंदे को घुमाते हुए, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक टेंशन फोर्स लग रही होगी, है ना, टेंशन फोर्स लग रही है किसकी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो टेंशन फोर्स है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेंशन फोर्स, तो ये T इज इक्वल्स टू mv²/r होता है, इसीलिए ये सर्कुलर मोशन करता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो टेंशन फोर्स होती है ये हमेशा सर्कल के सेंटर के अलोंग एक्ट करती है। इसी के कारण जो पत्थर है ये घूम पा रहा है, और इसकी जो वैल्यू है ये आपने निकाल ली mv²/r आई, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल में आप पत्थर हो, है ना, आप वो बच्चा हो जो झूला झूल रहा है ना, कुछ भी कोई भी सिनेरियो मान सकते हो। तो आप इस पत्थर पे बैठे हो, अब आप अगर इस पत्थर पे बैठे हो और वो घूम रहा है पत्थर, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये पत्थर जो है ये आपको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है ना। आपको ये क्या समझ में आएगा? आप जो घूम रहे हो आपको एकदम पीछे की तरफ एक फोर्स नहीं दिखेगी, फील होगी। आप कभी झूले पे झूलना, गोल 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 गोल, तो आप उसको हाथ से एकदम पकड़ के रखते हो। अगर आप पकड़ के नहीं रखो तो क्या होता है? आप पीछे की तरफ फिक जाते हो। तो वो जो है वो आपको फील हो रहा है, सिर्फ जो बाहर से आपको देख रहा है उसको थोड़ी समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ है ना। तो ये सिर्फ आपको फील हो रहा है, इसीलिए ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात हो रही है, इसीलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या मतलब है कि हमने अगर इस पत्थर को बांध के रस्सी से फेंका है, मतलब घुमा रहे हैं, तो इस पत्थर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके, अगर इस पत्थर पे जाके हम बैठ जाए, तो हमें पीछे की तरफ एक फोर्स का अनुभव होगा। उस फोर्स का नाम क्या दिया है इनने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी वैल्यू भी mv²/r ही होती है। अब ये एक्सपीरियंस पे है, मतलब ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, पर ये आपको ऐसी महसूस होती है होते हुए। फोर्स सिर्फ ये वाली एग्जिस्ट करती है जो आपको थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखती है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्स महसूस होती है एक्ट करते हुए, तो ये फोर्स आपको महसूस होती है, और यहाँ पे टेंशन लग रही होती है, तो आप टेंशन को इस फोर्स के बराबर कर देते हो, तो आपको पता चल जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो भी टेंशन है उसकी वैल्यू क्या है ना। अब सेम कंसेप्ट अप्लाइज इन दी अर्लियर सेक्शन। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने एक वेलोसिटी दी है और अर्थ की तरफ क्या लग रही है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चीजों को इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं राजू भैया के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखूंगा, तो राजू भैया ने उस ऑब्जेक्ट पे बैठ चुके हैं, है ना, उनको करनी है राइड। तो राजू भैया के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनको एक पीछे की तरफ एक फोर्स मिल रही है, वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ राजू भैया को फील हो रही है, हम लोगों को नहीं दिख रही है, वो राजू भैया को फील हो रही है। पीछे की तरफ का जो 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 उनको वो मिल रहा है ना, फोर्स जर्क मिल रहा है, वो उनको पीछे की तरफ खींच के लेके जा रहा है, तो वो उन्हें ही फील हो रहा है, अपन को फील नहीं हो रहा। और ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही। तो भैया क्या हुआ कि अगर इस चीज को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या वैल्यू होती है? mv²/r।
अब आप ये जो भी आर है इसको ले सकते हैं, ठीक है। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से ज्यादा नहीं है तो आप मान सकते हैं कि क्या कहते हैं, ये जो आर कैपिटल आर है ये अर्थ का रेडियस ही है, ठीक है। तो अब हम भी यही अजम्पशन मान लेते हैं कि अर्थ का रेडियस ही है। ये जो छोटा सा ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये छोटा सा डिस्टेंस ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो हमने ये मान लिया। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, क्या मिल गया? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाय आर। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाय आर, और जी एम बाय आर की वैल्यू क्या थी? स्मॉल जी इंटू आर, तो अंडर रूट स्मॉल जी इंटू आर। इसमें आप वेलोसिटी डाल देंगे तो 11.2 का डिवाइड बाय रूट 2 जो भी होगा वो मिल जाएगा आपको। 11.2 का डिवाइड बाय रूट 2 क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 जी आर जो है वो होती है एस्केप वेलोसिटी, और वो 11.2 आती है अर्थ के केस में। तो ये था डिस्कशन ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। इसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की भी थोड़ी सी चर्चा कर ली। ये जो चीज है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी चर्चा गहराई में होती है जब आप पढ़ते हैं क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था, इसीलिए हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली। ठीक है राजू भैया, खुश, आप भी खुश हो जाइए और विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू।